शक की आग। जब ये खबर मिली कि राबिया के भाई मन्नान ने अपनी बीवी और 3 खूबसूरत फूल से बच्चों को मौत के घाट उतार कर खुदकशी की कोशिश की है तो हम भी सकते में रह गए। मन्नान का घर हमारे पड़ोस में था और वो काफी अरसे से किसी जहनी परेशानी में मुब्तला था। उसने अच्छी भली नौकरी भी छोड़ दी थी और अब हर वक्त उनके घर से झगड़ने की आवाजें आती रहती थीं। मन्नान पहले ऐसा ना था। वो नेक, शरीफ, 5 वक्त का नमाजी और एक नॉर्मल शख्स था। हम लोग उनके घराने को बरसों से जानते थे क्योंकि मन्नान के वालिदैन का मकान हमारे मकान के दाएं तरफ था। मन्नान शादी से पहले वालिदैन के साथ रहता था, मगर शादी के बाद मां के पुरजोर मुतालबे से मजबूर होकर उसने हमारे घर के बाईं जानिब एक बराए फरोख्त घर खरीद लिया। यूं एक तरफ राबिया और उसके वालिदैन और दूसरी जानिब राबिया का भाई मन्नान हमारे पड़ोसी हो गए थे। राबिया मेरी बचपन की सहेली थी और हमने साथ प्राइमरी तालीम हासिल की, मैट्रिक भी साथ किया। उनके घर में बरसों का आना जाना था। एक दूसरे की हर खुशी गमी में हम शरीक होते थे और हम दोनों की दोस्ती के बाइस हमारे घरानों में भी अच्छे ताल्लुकात कायम हो गए थे। राबिया की वालिदा अक्सर हमारे घर आया करती थी। वो घंटों उम्मी के पास बैठी बातें करती रहती। एक रोज राबिया की वालिदा आए बताया कि उनकी बड़ी बेटी की शादी है। वो शादी का कार्ड देने आई थी। इस बार वो काफी दिनों बाद हमारे घर आई थी और शादी का दावतनामा साथ लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि शादी जल्दी में तय हुई और यही मामलात तय करने के सबब वो मसरूफ थी, लिहाजा हमारे घर भी नहीं आ पाई थी। उन्होंने माजरत की कि पहले से हमें इस बारे में इत्तला नहीं दे सकी और फिर बहुत इसरार से शादी में शिरकत के लिए कहा। हम सब ने बड़ी खुशी का इजहार किया। हमें वाकई खुशी हुई थी। अम्मी ने कहा कि ऐसे मौक़ों पर घर में मसरूफियत बढ़ जाती है, लिहाजा माजरत की क्या बात है, हम शादी में जरूर आएंगे और खूब तैयारी के साथ आएंगे। मैंने उनसे हंसते हुए कहा, बाजी की शादी के लिए तो मैं नए जोड़े के अलावा मैचिंग ज्वेलरी और सैंडल्स भी खरीदूंगी। आंटी ने मेरी बात सुनकर हंसते हुए खुशी से मुझे गले लगा लिया। हमारे दरमियान ऐसी ही मोहब्बत थी। शादी वाले रोज जब हम लोग वहां पहुंचे तो खूब रौनक थी। दुल्हन के गिर्द हुसैन और नौखेज लड़कियों का मजमा लगा था। वो सुहाग के गीत गा रही थी और ढोलक बजा रही थी। उन्हीं में से चंद उठ खड़ी हुई और महव रक्स हो गई। उन्हें देखकर यूं लगता था जैसे फूलों भरे बाग में रंग बरंगी तितलियां महव रक्स हो। मेरी नजर एक लड़की पर ठहर गई जो परियों के इस झुरमट में नाच रही थी। वो मुझे अच्छी लगी। राबिया और उसका भाई मन्नान बरामदे में खड़े थे। मेरी निगाह उधर गई। देखा तो मन्नान भी इसी परी जमाल के सहर में खोया हुआ था जो मुझे भी अच्छी लगी थी। वो एक टुक सिदरा को तक रहा था। शायद सोच रहा था कि इस महकती कुल्ली को न जाने किसके दामन में गिरना है। इसी शाम राबिया हमारे घर मेहंदी का खाना देने आई तो बताया कि खाना काफी बच गया था। उम्मी जान ने मोहल्ले में बांट दिया। मैंने सवाल किया कि वो लड़की जिसने आतिशी जोड़ा पहन रखा था वो कौन थी। दरअसल हम इन दिनों अपने भाई के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, इसीलिए मैंने ये सवाल किया था। राबिया ने जवाब दिया, वो लड़की सिदरा है, मेरी बाजी की सहेली नजमा की छोटी बहन। बड़ी खूबसूरत और मनमोमनी है। अम्मी ने इसे मन्नान के लिए पसंद कर लिया है क्योंकि मन्नान भाई उसको एक नजर देखकर ही लट्टू हो गए हैं। ये कहकर राबिया ने बात खत्म कर दी और सिदरा को भाभी बनाने की आरज़ू मेरे दिल में घट कर रह गई। राबिया ने बाद में बताया कि लड़की गरीब घराने से है और मुलाजमत करती है। अम्मी इसको बहू बनाने के हक में नहीं है, लेकिन मन्नान भाई मिस्र है कि इस लड़की से शादी करनी है। गोया शादी का हंगामा तो खत्म हो गया, मगर मन्नान के दिल में शोरिश जिन्नों से एक और हंगामा उठ खड़ा हुआ। जब से इस हूर शमाइल को महव रक्स देखा था, हवास जाते रहे थे, खाना पीना हराम हो गया था। उसने माँ से साफ कह दिया था कि शादी करेगा तो उसी लड़की से, वरना शादी ही नहीं करेगा। बेटे के इसरार पर खाला अजमत सिदरा की वालिदा से बातचीत तय कर आए। इन लोगों के लिए ये रिश्ता किसी नेमत से कम नहीं था। हम सिदरा इस रिश्ते पर राजी ना थी। वो नौकरी के मजे लूटना चाहती थी, जबकि खाला नहीं चाहती थी उनकी होने वाली बहू मुलाजमत करे। लड़की ने शर्त रख दी कि शादी इसी सूरत में कबूल है अगर ससुराल वाले मुलाजमत पर एतराज न करें और मुलाजमत शादी के बाद भी जारी रखने की इजाजत दें।
मन्नान तो इश्क में दीवाना हो गया था। वालिदैन पर दबाव डाला कि ये शर्त मंजूर कर लो क्योंकि औरत के मुलाजमत करने में कोई ऐब नहीं, मुझे ये शर्त मंजूर है। वालिदैन एक बार फिर बेबस हो गए, बेटे की मोहब्बत में हथियार डालने पड़े। मामला ये ना था, असल मामला तो ये था कि सिदरा यहाँ शादी ना करना चाहती थी क्योंकि मन्नान खुश शक्ल ना था, तभी ऐसी शर्तें रख रही थी कि लड़के वालों की तरफ से इनकार हो जाए। बहरहाल वालिदैन के दबाव से इसे मन्नान से शादी के लिए हाँ करनी पड़ी। सपनों की रात जब दूल्हा ने दुल्हन का घूंघट उठाया, वो मबहूत रह गया। सहेलियों ने 16 सिंगार करके दुल्हन के हसन में 4 चांद लगा दिए थे। जब इसने अपनी शरीक हयात का इल्तिफात चाहा तो वो रोती हुई मसहरी से उठ खड़ी हुई और सोफे पर जा बैठी। इस रवैये पर दूल्हा मियाँ परेशान हो गए, लेकिन दुल्हन को मजबूर न किया कि अक्सर लड़कियां शादी के रमूज व असरार को नहीं समझती तो खौफ खाती। वलीमे के दिन शाम को दुल्हन ने वालिदैन के घर जाने की फरमाइश कर दी। वो मिलने गई तो रात वहीं रह गई और फिर हफ्ता भर ना लौटी। तब इसके वालिदैन ने डांट डपट कर उसे ससुराल जाने पर मजबूर किया। वो मारे बांधे आतू गई, लेकिन शौहर के साथ नागवारी का इजहार करती रही। मन्नान परेशान था मगर किसी से दुल्हन की शिकायत न करना चाहता था कि तमाशा बनने से पहले खुद ही सूरत हाल संभाल ले। वक्त जालिम है, वो किसी का इंतजार नहीं करता। दुल्हन को भी दूल्हा की आरज़ुओं से समझौता करना पड़ा क्योंकि मन्नान ने शर्त आयद कर दी कि अगर तुम मेरी ना बनोगी तो फिर मैं मुलाजमत के लिए तुमको घर से बाहर जाने की इजाज़त भी ना दूंगा। तुम घर से कदम ना निकाल सकोगी। छुट्टियां खत्म हो रही थी और ये बड़ी कड़ी शर्त थी। मुलाजमत को बरकरार रखने के लिए सिदरा को हर सूरत घर से बाहर कदम निकालना ही था। बहरहाल कुछ अरसा उखड़ी रहने के बाद वो मन्नान के साथ खुश व खुर्रम हो गई। इस दौरान 3 बच्चे भी एक के बाद दीगरे हो गए। सिदरा ने फिर भी मुलाजमत न छोड़ी। वो बच्चे सास नंदों के हवाले करके चली जाती थी। यूं 6 बरस बैठ गए। नंदों ने इसे मजबूर किया कि या तो वो मुलाजमत तर्क कर दे या फिर अलहदा घर में रहे और अपने बच्चों की खुद परवरिश करे। वो भी दिल से यही चाह रही थी। उसने एक बूढ़ी औरत को सुबह से शाम तक बच्चों की आया के तौर पर रख लिया और खुद मुलाजमत जारी रखी। वो सुबह 9 बजे जाती थी और शाम 5 बजे आ जाती थी। मन्नान की मुलाजमत अच्छी और माकूल तनख्वाह थी। वो भी सुबह का गया, शाम 5 बजे लूट कर घर आ जाता था। इस दौरान बच्चे आया के साथ घर पर होते थे। अलहदा घर में रहने के साल बाद मियाँ बीवी में किसी बात पर झगड़ा शदीद होने लगा। तभी बूढ़ी आया चली गई और सिदरा बच्चों को कभी दादी के घर और कभी ताले में बंद करके जाने लगी। मन्नान का इसरार बढ़ने लगा कि अब बच्चे स्कूल जाने के लायक हो रहे हैं, सिदरा नौकरी छोड़ दे और बच्चों की तालीम व तरबियत पर घर में रहकर ध्यान दे। ये बात सिदरा को मंजूर न थी। वो उन हालात में भी नौकरी से चिमटी रही। रफ्ता रफ्ता मन्नान के रवैये में फर्क आने लगा। वो बुझा और जहनी दबाव का शिकार होकर नफ्सियाती मरीज लगने लगा। वो अब बच्चों को भी प्यार न करता बल्कि उनसे दूर दूर रहने लगा। उसका रंग सांवला था और नकूश मामूली थे। वो बिल्कुल भी खुश शक्ल न था, लेकिन तीनों बच्चे बहुत खूबसूरत, सुर्ख व सफ़ेद थे। अब इसे वहम हो गया कि बच्चों की शक्लें इससे नहीं मिलते और ना उसके बहन भाइयों और ख़ानदान में से किसी भी फर्द से मिलती है। ये अजीब बात थी कि कभी कभी वो अपने शकूक का इजहार अपनी वालिदा से इस तरह करने लगा कि उसे ये बच्चे अपने नहीं लगते क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। माँ समझाती, बेटा तुमसे नहीं मिलते तो क्या हुआ, उनकी माँ तो खूबसूरत है। माँ से खूबसूरती वर्षे में मिली होगी। अक्सर माँ बाप बदसूरत होते हैं मगर बच्चे खूबसूरत होते हैं। ये तो अल्लाह की दीन है। एक रोज मन्नान खुद एक माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास चला गया क्योंकि वो अपनी अजीब और गरीब किस्म की सोचों से तंग आ गया था। ये सोचें खुद ब खुद इसके जहन में वारिद होती थी जिनसे वो सख्त जहनी अजियत में मुब्तला रहता था। उसने अपने खदशात का डॉक्टर से तज़किरा किया कि उसके बच्चे इसे अपने नहीं लगते क्योंकि वो बहुत खूबसूरत हैं, जबकि वो खुद एक बद शक्ल सा इंसान है। उसने बताया कि वो इस वहम को अपने जहन से निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये जैसे इसकी सोचों से चिमट कर रह गया। डॉक्टर माहिर नफ्सियात था, इसका मसला अच्छी तरह समझ गया था। उसने मुरव्वजा उसूलों के मुताबिक मन्नान का इलाज किया
اور اسے کافی سمجھایا مگر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی کہ مصداق سوچوں نے پھر بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور تنگ آ کر اس نے علاج چھوڑ دوں اب سدرا سے اور زیادہ شدت سے الجھنے لگا۔ بار بار یہی مطالبہ تھا کہ نوکری چھوڑو اور گھر سے باہر قدم مت نکالو ورنہ گھر کو تالا لگا کر تم کو قید میں رکھوں گا۔ سدرا کافی پریشان ساس کے پاس منان کی شکایت لے کر آتی کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیے یہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگے، اگر مجھے نہیں رکھنا تو بے شک طلاق دے دیں مگر محض شکوک کی بنا پر میری زندگی کو اجیرن نہ بنائیں، میری کوئی غلطی نہیں، اب خود چیک کر سکتی ہے۔ سدرا نے غلط نہیں کہا تھا، وہ فطرتاً اچھی تھی لیکن اس کی ایک ضد سارے معاملات بگاڑ رہی تھی کہ ملازمت نہیں چھوڑے گی۔ اس نے نوکری چھوڑ کر مسئلے کا حل نہ نکالا اور یوں منان کی ذہنی بیماری رفتہ رفتہ بڑھتی گئی۔ اب اس کی سوچیں کسی اور سمت میں سفر کرنے لگے۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی خراب ذہنی کیفیت کے تحت اچھی بھلی ملازمت چھوڑ دی اور مسلسل بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی محکمے کے دفتر جانے کی بجائے دفتر کے نزدیک ایک عمارت میں چلی گئی ہے۔ اس نے چوکیدار سے پوچھا کہ کیا یہ عورت پہلے بھی اس جگہ آتی جاتی ہے اور یہاں کون رہتا ہے؟ چوکیدار نے بتایا کہ محکمہ کا بڑا افسر یہاں بیٹھتا ہے اور یہ بھی اکثر یہاں آتی ہے اور ان صاحب کے پاس دفتر میں بیٹھی رہتی ہے۔ کبھی کبھی صاحب مجھ سے ہی ان کے لیے چائے اور کھانا وغیرہ منگواتے ہیں۔ یہ سن کر منان کا دماغ گھوم گیا۔ وہ ماں کے پاس گیا اور کہا کہ اس کا شک درست تھا، سدرا بدچلن ہے، یہ اپنے افسر کے ساتھ اس کے فلیٹ پر تنہا ٹائم گزارتی ہے۔ ماں نے سمجھایا، بیٹا بغیر دیکھے بہو پر بدچلنی کا الزام لگانا درست نہیں ہے، ممکن ہے وہ آفس کے کام سے اپنے بڑے صاحب کے پاس جاتی ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ بڑے صاحب کا ایک ذیلی دفتر ہو۔ یہ تعویل منان کو بہت ناگوار گزری اور وہ اپنی ماں سے بھی ناراض ہو گیا جو اس کی حمایت کرنے کی بجائے بہو کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ گھر آ کر اپنی سوچوں سے الجھتا رہا اور پھر کسی خطرناک ارادے میں غرق ہو گیا۔ اس کی ذہنی روح پوری طرح بہک چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا اس دنیا میں اس کا کوئی ہمدرد نہیں حتیٰ کہ اس کے اپنے گھر والے اور ماں تک سدرا ہی کی طرفدار تھی۔ جب سدرا گھر لوٹی اس سے خوب جھگڑا کیا، جھگڑتے جھگڑتے رات بھیگ گئی۔ اس بے سکونی میں کسی نے کھانا بھی نہ کھایا۔ روتے سسکتے ڈرے سہمے بچے بلاخر بھوکے ہی سو گئے۔ سدرا نے بھی ذہنی اذیت سے فرار اختیار کرنے کی خاطر نیند کی ایک گولی کھا لی تاکہ کچھ دیر تو سکون سے سو سکے۔ وہ اکثر جھگڑے کے بعد خواب آور گولی پھانک لیا کرتی تھی تاکہ ٹینشن کی کیفیت میں شب بیداری کا عذاب نہ سہنا پڑے کیونکہ صبح اٹھ کر آفس جانا ہوتا تھا۔ اس کے سوا سدرا کو کوئی اور حل نظر نہیں آتا تھا کیونکہ منان کو سمجھانا اور قائل کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ شاید وہ قائل مقبولیت کی باتوں سے آگے نکل چکا تھا۔ آدھی رات کے بعد جب سدرا اور بیچے گہری نیند سور ہے تھے، اپنی سوچوں کے سلگتے الاؤ کی اذیت برداشت نہ کرتے ہوئے منان نے وہ کام کر دیا جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس نے تیز چھری سے پہلے بچوں کے باری باری گلے کاٹے، پھر بیوی کو بھی اسی طریقے سے موت کی نیند سلانے کے بعد اپنے گلے پر چھری پھیر لی۔ تاہم وہ زندہ بچ گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسے نشان عبرت بنانا منظور تھا۔ صبح صبح دودھ والے نے حسب معمول دروازہ بجایا، کوئی در کھولنے نہ آیا۔ اس کی نظر دفتن چوکھٹ پر گئی جہاں سے خون کی لکیریں بہہ کر باہر آ چکی تھیں۔ اس نے گھبرا کر محلے والوں کو اطلاع کی، سارے محلے میں ایک شور مچ گیا، پھر پولیس آ گئی۔ دروازہ توڑ کر جب وہ اندر داخل ہوئے تو بڑا ہی بھیانک منظر تھا۔ لہو کمرے سے صحن میں بہتا ہوا بیرونی دروازے کی چوکھٹ تک آ چکا تھا۔ اس دلدوز منظر کو دیکھنے کی کسی میں تاب نہ تھی۔ بدقسمتی سے منان صرف بے ہوش ہوا تھا، اس کی شہرت کٹنے سے بچ گئی تھی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ سلاخوں کے پیچھے تھا۔ ڈی این اے کی رپورٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ تینوں بچے اس کے لخت جگر، اس کا اپنا لہو تھے، اور یہ حقیقت سب ہی کے لیے اور بھی افسوسناک تھی کہ معصوم بے گناہوں کے خون سے ان کے حقیقی والد نے ہی ہاتھ رنگ لیے تھے۔ خدا ایسے نفسیاتی مریضوں سے بچائے جو اپنا علاج کرانے کی بجائے دوسروں کی زندگی کو اپنے شک و شبہات کی بھین چڑھا دیتے ہیں۔ تاہم اگر ایسے لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ ان کے ساتھ کوئی سنگین نفسیاتی مسئلہ ہے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا مریض خود اپنا مرض نہیں پہچان سکتا۔
اس قسم کی صورتحال میں گھر والوں کو کسی نہ کسی تدبیر کے ذریعے انہیں علاج کے لیے آمادہ کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ سکیں۔ ہمارے چینل پر مزید بہت سی دلچسپ کہانیاں موجود ہیں، آج ہی انہیں دریافت کریں اور ہمیں اپنی پسندیدہ کہانی کے بارے میں بتائیں۔ شکریہ۔